गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हमारा राष्ट्रशास्त्र का क्लास काफी दिन के बाद आया है। तो इसके अंदर हमारा जो पुट प्रकरण शुरू है वो पुट प्रकरण आगे बढ़ाएंगे। पुट या पुट प्रकरण के बारे में बेसिक्स पिछली बार देखे थे। कुछ चीजें और भी डिटेल में देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे। वो सब आपने शायद रिवाइज किया होगा। एग्जाम लिखी है तो उस समय पे भी रिवाइज किया होगा। हालांकि इस चैप्टर में से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस नहीं थे खास, फिर भी आपने पढ़ा होगा ऐसा मैं समझता हूँ। खास करके ये श्लोक, पुट की डेफिनेशन। रसादि द्रव्य पाकानां प्रमाण ज्ञापनम पुटम, नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाकम हितम औषधम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा ये श्लोक है, तो आप इसे याद ही कर लीजिए। रोज बोलिए तो ये याद हो जाएगा। इसका मीनिंग जो है वो पिछले क्लास में समझाया था। आप रिवाइज करने के लिए वो वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए। मे भी मैंने अभी ऐड नहीं किया होगा तो अभी ऐड कर दूंगा आज की क्लास के बाद। टूट का जो प्रयोजन है, भस्म अच्छी तरीके से बन जाए, हमारी दवाई का अच्छी तरीके से पाक हो जाए। तो वो सभी चीजें यहाँ पे हमने देखी थी। कुछ शब्द नए थे जैसे कि शीघ्र व्याप्ति, लघुत्व, गुण वृद्धि, दीपनम। तो वो भी हम इसमें भस्म परीक्षा के साथ साथ याद रखेंगे। आगे उसके तीन प्रकार के टाइप्स देखे थे, सूर्य, चंद्र और अग्निपुट। तो जिसमें सूर्यपुट में सूर्य की किरणों से ही पाक किया जाता है। वहां पे कोई डायरेक्टली दिखने वाला अग्नि नहीं होता। भावना दी जाती है या सूर्य के ताप में सुखाया जाता है। इस तरह से ये सूर्यपुट दिया जाता है और औषधि द्रव्य का पाक हो जाता है सन रेज के, सूर्य की किरणों के माध्यम से। चंद्रपुट में भी सेम उसी तरह, लेकिन चंद्र की किरणों यानी कि शीतलता से इसको दवाई को बनाया जाता है। इसमें भी कोई भी अग्नि नहीं होती। और उसके दोनों के उदाहरण आपको याद रखने थे। आगे अग्निपुट के बारे में भी देखा था कि अग्नि डायरेक्टली अग्नि दिया जाता है और इनडायरेक्टली अग्नि दिया जाता है। तो इस तरह से पुट जो है अ, दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीट के माध्यम से अग्निपुट कहलाते हैं। तो इनडायरेक्ट हीट के बारे में बताया था कि जहाँ पे सैंड बाथ, सॉल्ट बाथ, यानी कि एक घड़े के अंदर या कोई पात्र के अंदर रेती भर के या नमक भर के फिर उस पात्र को गर्म किया जाता है, तो वो रेत या नमक गर्म हो जाती है। और उस गरम गरम रेत या नमक के अंदर हमारी दवाई का पाक किया जाता है, दूसरा पात्र, छोटा पात्र उसके अंदर रख के। वो इनडायरेक्ट हीट हुई। डायरेक्ट हीट आप देते हैं, आपने बहुत सारे पुट दिए हैं तो वो जो पुट है डायरेक्टली उसको पकाया जाता है। वैसे वाला शराब संपुट को डायरेक्टली ही अग्नि दी जाती है। फिर ये भी हमने देख लिया था कि अग्निपुट में जहाँ पे डायरेक्ट हीट की बात है, उस डायरेक्ट हीट के अंदर तीव्र, मध्यम और मृदु अग्नि कैसे कैसे पुटों में दी जाती है। तो महापुट, गजपुट जो तीव्र अग्नि वाले पुट है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है, जो उपले है, छाना है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे तीव्र अग्नि मिलता है। जबकि कम फ्यूल लेकर मध्यम अग्नि या बहुत ही कम फ्यूल लेकर मृदु अग्नि वाले पुट भी महागज, वाराह, कुक्कुट, कपोत, लावक दिए जाते हैं। आगे हमने इसके टेम्परेचर्स भी देखे थे कि कितने समय तक ये पुट चलता है, इसमें मैक्सिमम कितना टेम्परेचर ऑब्टेन होता है। सभी बुट में 700 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर ऑब्टेन हो जाता है। और समय जो है वो उसके फ्यूल के अनुसार, कि अगर कम फ्यूल हम लेते हैं तो एक आध घंटे में ही बुट खत्म हो जाएगा, या लावक बुट तो उससे भी कम समय में। और बाकी के बुट काफी ज्यादा समय तक चलते हैं। अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे आगे मेथड। वैसे मेथड आपको पता है, आपने ही चक्रिकाएं बनाई थी। हमें भी चक्रिकाएं बनाते समय शायद 8-10 स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे, लेकिन आप सभी ने चक्रिकाएं देखी है। अभ्रक की चक्रिकाएं, वंग की चक्रिकाएं, जिसके पुट हमने दिए थे वो। और आगे थियरी में कैसे लिखना है उसके लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले जब हमें पुट देना होता है, पुट प्रकरण पढ़ रहे हैं, पुट देना होता है यानी कि मारण की प्रोसेस करनी होती है।
किसी भस्म को हमें बनाना है, भस्मीकरण की प्रोसेस करनी होती है। तो मारण या भस्मीकरण करना है, उससे पहले क्या चाहिए? द्रव्य का शोधन हुआ ही चाहिए। शुद्ध द्रव्य लेने के बाद ही हम उसका मारण करेंगे। तो पहले शोधित द्रव्य, ये हमारी प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट या मतलब कि पहले से हमें शुद्ध किया हुआ द्रव्य चाहिए। तो शोधन प्रोसेस हो चुकी है, ऐसा वाला द्रव्य लेंगे। उस द्रव्य को भावना देंगे, जो भी द्रव्य की भावना इंडिकेटेड है वो देंगे। जैसे कि बहुत बार एलोवेरा की भावना होती है, या कभी कभी भृंगराज की भावना होती है, कभी अम्ल द्रव्यों की भावना होती है। तो ऐसी भावना द्रव्य कौन से पुट में कौन से द्रव्य की भावना देना, ये आपको धीरे धीरे याद रहने लगेगा। जैसे कि आपने जब अभ्रक की चक्रिकाएं बनाई थी, तो आपने कौन सी भावना दी थी, वो आप अभी चैट में बताइए कि अभ्रक के पुट देने में आपने कौन सी भावना दी थी। तो भावना देने के बाद चक्रिकाएं बना लेते हैं अच्छे से। सुभावित लक्षण जब हमें मिल जाते हैं, अभी ये सुभावित लक्षण क्या है, ये आपको पता होगा, परिभाषा प्रकरण में हमने पढ़ा है। शायद याद ना हो तो अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि वो द्रव्य पूरा सूखा भी ना हो जाए, बहुत ज्यादा गीला भी ना रहे, ऐसा अच्छे से भावना दे दिया है, तब जाके वो ओके प्रोटीन वृत्ति बना सके। हाँ वो सही है, स्वाभाविक लक्षण। लेकिन अभ्रक में कौन सी भावना दी थी, वो आप चैट में बताइए। तो जो अच्छे से भावना दे दी है, बाद में हम उसकी चक्रिकाएं बना लेते हैं, पैलेट्स। या आप जैसे समझ सकते हैं पैलेट्स या चक्रिका, या फिर रोटी बनाते समय हम जैसे गोयणों बनाते हैं रोटी बेलने से पहले, उसी को बोलते हैं चक्रिका। तो वैसे ही छोटी छोटी चक्रिकाएं बना लेते हैं। अभी आप सोचेंगे शायद एक बड़ा सा गोला बना लिया तो भी नहीं चलेगा क्या? लेकिन उससे बेहतर है कि छोटी छोटी चक्रिकाएं बनाना, और वो भी गोल गोल गोला नहीं, फ्लैट हो सके उतनी फ्लैट छोटी छोटी चक्रिकाएं बनाना। ताकि द्रव्य, जितना भी द्रव्य है, चाहे वो अभ्रक है, शुद्ध अभ्रक, भावना दिया हुआ अभ्रक, तो वो उसका द्रव्य के हर एक अणु अणु में अच्छे से पाक हो सके। ऐसा ना हो जाए कि बाहर बाहर का द्रव्य पक जाए, अंदर अंदर का कच्चा रह जाए। तो आपने हर एक जगह पे देखा होगा ना, आप चाहे बाजरा का रोटला खाए, या भाखरी खाए, या दाल बाटी की बाटी हो, कुछ भी हो, तो बाहर में बहुत ही कठिन होता है, अंदर में काफी सॉफ्ट होता है। तो ऐसा पाक नहीं चाहिए हमें। हमें तो सभी उसके हर एक अणु जो है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाए, अच्छे से पाक हो जाए, और सब चीजें नैनो स्केल पे चली जाए। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी, और वो भी फ्लैट, ऐसी गोल गोल चक्रिकाएं बनानी है। तो यहाँ पे थियोरेटिकली लिखा है, चक्रिका या पैलेट्स आर प्रिपेयर्ड ऑफ 2 तोला, अप्रोक्सीमेटली 24-24 ग्राम की चक्रिकाएं बनानी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, 24 ग्राम की चक्रिकाएं है ना हमारा जो पुट है, अगर बड़ा पुट है, ज्यादा द्रव्य लिया हुआ है तो अलग है, हमारा शराब भी कितना बड़ा है उसके आधार पे हम, और जितना छोटा चक्रिकाएं बनाएंगे उतना ही बेहतर है। ये तो इतना याद रखेंगे कि 2 तोला से ज्यादा बड़ी चक्रिका नहीं बनाएंगे। तो जब चक्रिका को हमने बना लिया था, तब वो गीली थी, है ना, गीली थी, तभी तो चक्रिका बना पाए उसको। बाद में हम उसको सूखने देते हैं। तो आपने 3-4 दिन अदरक की चक्रिकाओं को सूखने दिया था, और बाद में उसको सूख गई तो अच्छे से शराव संपुट में रख देते हैं। शराव संपुट में अच्छे से रखने के बाद दूसरा शराब में रखने के बाद दूसरा शराब ऊपर रख के उसको कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कर देते हैं, और बाद में पुट में रख के जला देते हैं। तो सब्जेक्टेड फॉर इंसिनरेशन, ये जो शब्द है इंसिनरेशन, ये भी आप अच्छे से याद रखना। भस्मीकरण उसका ही इंग्लिश वर्ड है ये, इंसिनरेट करना या इंसिनरेशन। तो उसको इंसिनरेट करते हैं, यानी कि उसको पुट दे देते हैं वहां पे। पुट जो दे देते हैं, अग्निपुट, जैसे कि हम बाहर हमेशा देते हैं। फिर उसको स्वांगसित होने देते हैं, और स्वांगसित हो गया तो शराब संपुट खोल के देखते हैं, भस्म परीक्षा करते हैं वो वारितर हुआ या नहीं। अगर वारितर नहीं हुआ तो हमें ये पूरी की पूरी प्रोसेस रिपीट करनी है। तो ये प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, आपने प्रैक्टिकली किया है इसलिए आपको पता है। लेकिन थियरी में लिखना है आपको, ये तो हर एक पॉइंट्स याद रखना, कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो जाए जब एग्जाम में पूछा जाए। कि सबसे पहले शुद्ध द्रव्य लेना है, वहां से लेके शुद्ध द्रव्यों को भावना देनी है,
बाद में चक्रिकाएं बनानी है, चक्रिकाएं सुखानी है, फिर चक्रिका को शराब में अच्छे से अरेंज करना है। बीच में ही पूरी चक्रिका एक साथ में रख देनी, ऐसा नहीं है। चक्रिका को अच्छे से शराब के अंदर अरेंज करना है। फिर दूसरा शराब ऊपर रख के संपुट बनाना। फिर कपड़ मिट्टी करके उसको सूखने देना। बाद में पुट देना, अग्नि देना है ना। अग्नि देने के बाद जब वो जितने भी घंटे में अग्नि समाप्त हो जाए, बाद में वो स्वांगशित हो जाए, स्वांगशित होने के बाद उसमें से थोड़ा सा एक कण लेके हमें चेक करना है वो वारितर है या दूसरी परीक्षाएं पास करता है क्या, भस्म परीक्षा। अगर नहीं, अगर करता है तो बहुत बढ़िया, पैकिंग कर लो। अगर नहीं तो फिर रिपीट करो, पूरी की प्रोसेस रिपीट करो, यानी कि दूसरा फुट दे दो, तीसरा चौथा फुट दे दो, जितना जरूरी है उतना फुट देना है। तो ये जो है रिपीटिंग ऑफ पुट, ये इसी को बोलते हैं पुटक्रम, कि किस तरह से हम पुट देते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट, जब तक भस्म परीक्षा पास ना करे तब तक हमें उसका भस्मीकरण करते रहना है। कुछ कुछ द्रव्य होते हैं जो एक या दो पुट में ही बन जाते हैं भस्म। जो मृदु द्रव्य होते हैं तो एक पुट में या दो पुट में उसकी भस्म बन जाती है। लेकिन कुछ कठिन द्रव्य होते हैं जिसको 10-10, 20-20 फुट देने पड़ते हैं, 40 फुट देने पड़ते हैं, 100 फुट देने पड़ते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये रिपीट करते रहना है। तो ये क्यों है? तो इट इज टू अचीव प्रॉपर क्वालिटीज ऑफ भस्म। जो भस्म जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी बननी ही चाहिए। कच्ची भस्म जो है वो बहुत नुकसान करती है। हम 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे, और सभी द्रव्यों के बारे में, रस सेवन विधि, उसके पथ्य पथ्य विकार शांति सब पढ़ेंगे और इसके सेक्शन बी में। तो उस समय पे हमें पता चलेगा कि भस्में कभी भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉपर क्वालिटीज हर एक भस्म की होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? तो के टू बी असिमिलेटेड इन द बॉडी विथ सेफ्टी एंड एफिकेसी। यही दो शब्द, सेफ्टी एंड एफिकेसी, यही दो शब्द रसशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। सभी भस्मों का जब हम यूज करते हैं तो उस समय पे वो द्रव्य एफिकेसी तो है ही है। वही तो रसशास्त्र का एक ये है कि सबसे ज्यादा रसशास्त्र श्रेष्ठ क्यों है, कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तुरंत ही असर करता है। ऐसी हमारी दवाई या हमारी बस में होती है, लेकिन साथ ही सेफ्टी भी होनी चाहिए। इफेक्ट के साथ, एफिकेसी के साथ सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि भस्म सही तरीके से बनी हो। भस्म जो है वो सभी भस्म परीक्षाएं पास करती हो, वो सेफ हो, नैनो स्केल पे पहुंचती हो, बायो एसिमुलेट होती हो, शरीर में जाके वो अच्छे से घुल जाती हो और अपना काम करती हो। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर, यानी कि द्रव्य हमारा कितना कठिन है, कितना मृदु है, हार्ड है या सॉफ्ट है, तो 1 से 10 फुट दिए जाते हैं या उससे भी ज्यादा फुट दिए जाते हैं, जितने जरूरी है उतने फुट दिए जाते हैं। हमारा एम क्या रहता है कि डिसीज क्योर होना चाहिए, तो रोग जो है वो ठीक होना चाहिए, उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। तो अक्सर 10 फुट तक दी गई भस्में रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है। या रोगो ठीक करने के लिए जो जो भस्में बनाई जाती है वो सभी 10 नंबर तक के फुट में बन जाती है, 10 फुट तक में वो बन जाती है। कभी कभी 12-13 फुट जैसे रजत को लग जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा फुट, जैसे कि 100 फुट दिए जाए, 1000 फुट दिए जाए और भस्म बनाई जाए, तो इतने क्रम में एक एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से क्रम में बहुत सारे फुट दिए जाते हैं। तब वो जो भस्म है वो, हाँ, वो रोगघनता का तो काम करती ही है, डिसीज क्यूरिंग, यानी कि रोगघनता, रोग को तो ठीक करती ही है। साथ ही साथ में वो रसायन कर्म भी करने लगती है। वो भस्म जो है वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर जाके, हमारे शरीर के हर एक कोश, हर एक सेल के अंदर जाके अंदर मॉडिफाई करती है, उसको अपना असर दिखाती है। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन्स तक असर करती है। और वो रसायन कर्म करती है, यानी कि वो हमारी आयु को काफी बढ़ाती है। और वृद्धावस्था में भी वो यौवन की फिर से प्राप्ति कराती है। तो ऐसी रसायन कर्म करने वाली भस्म भी बन जाती है, लेकिन वो भस्में बहुत कम फुट में नहीं बनती। 10 10 फुट दिए है, 12 फुट दिए है, तो ऐसी भस्म रसायन कर्म नहीं करती। अगर हमें सिर्फ रोगघनता का काम है तो उसको सिर्फ निश्चंद्र बना लेते हैं, यानी कि उसमें से चंद्रिका जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है। लगभग 10 फुट में वो चली जाती है, या कुछ कुछ भस्म में 1-2 फुट में भी चली जाती है। रसायन कर्म करना है तो बहुत ज्यादा फुट देने बहुत जरूरी है। उसको प्रॉपरली नैनो स्केल पे लेके जाना है। उसको 100 फुट, 1000 फुट, उतने सारे फुट देने हैं। और ये 100 फुट देने हैं, तो वो 100 फुट देने में भी समय लग जाएगा कितना सारा।
जैसे 2-3 साल लग जाते हैं 100 फुट देने में, तो तब जाके हमारी भस्म बनती है। और वो 2-3 साल इसके पीछे मेहनत की है ये दवाई बनाने के पीछे, तो वो दवाई भी बहुत महंगी मिलती है। वैसे आप मार्केट में देखने जाएंगे तो आप थोड़ा आज दवाई की दुकान पे जाके सर्च करना, या फिर इंटरनेट पे भी आप मिल जाती है दवाइयाँ, आयुर्वेद की दवाइयाँ भस्म, तो थोड़ा सर्च करना आज कि अभ्रक भस्म साधारण या अभ्रक भस्म निश्चंद्र, वो कितने रुपए की कितना ग्राम मिलती है। फिर अभ्रक भस्म निश्चंद्र, फिर अभ्रक भस्म 100 पुटी, 1000 पुटी, वो कितने रुपए की कितनी मिलती है। तो वो आपको पता चलेगा कि वो काफी महंगी होती है। आगे, नंबर ऑफ शराब इनपुट, तो हम जो पुट देते हैं उसके अंदर कितने शराब संपुट रखने चाहिए हमारे पुट के अंदर। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि एक पुट के अंदर एक ही शराब संपुट रखना चाहिए। एट अ टाइम एक से ज्यादा शराब संपुट नहीं रखने चाहिए। तो हमने बाहर में जो पुट बनाए हैं, वहां पे हम जैसे उपलों के अरेंजमेंट करते हैं, तो नीचे में कुछ उपले रखते हैं, फिर एक शराब संपुट रखते हैं, ऊपर में फिर कुछ और उपले रखते हैं। तो वहां पे एक ही शराब संपुट रखना है, ज्यादा नहीं रखने हैं। ये क्यों? तो कि हम अप्रोप्रिएट हीट दे पाए। वरना क्या होगा, जो कोई भी शराब संपुट हमने रखा हुआ है उसको अच्छे से अग्नि नहीं मिल पाएगा। एक साइड से अग्नि मिलेगा, एक साइड से थोड़ा कम मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारी भस्म अच्छी नहीं बनती, कच्ची रह जाती है। एक साइड से पक जाती है कुछ चक्रिकाएं, एक साइड से कुछ चक्रिकाएं कच्ची रह जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हर एक पुट के अंदर सिर्फ एक ही शराब संपुट रखना है। तो अगर एक से ज्यादा शराब संपुट रखा तो अप्रोप्रिएट हीट नहीं मिलेगी। ये भी हमें एक प्रिकॉशन के तौर पे याद रखना है। फिर इसके अंदर फ्यूल है ना, तो इसके अंदर ईंधन या फ्यूल क्या यूज करेंगे। तो इसके अंदर उपले, हम उपले यूज करते हैं ना, तो उसी को उपल, उपल बोलते हैं संस्कृत में, या हिंदी में उपले बोलते हैं। गुजराती में गायना छाणा बोलते हैं। तो राइट साइड में ऊपर लिखा है छाण, तो छाण बोलते हैं या छाणा बोलते हैं। अभी यहाँ पे आगे हम जो सभी पुट पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे जो है ना, उपले या उपल ऐसे नहीं लिखा रहेगा। वहां पे लिखा रहेगा वन्य उपल, वन्य उपल, यानी कि वन में से जो हमें उपले मिल जाते हैं वो वाले। तो आपने शायद देखा भी होगा कहीं पे बाहर कि उपले, जो वन्य उपल मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं वो। तो उसकी वजह से हमारे जो वन्य उपल है, अगर वन्य उपल लिखते हैं तो उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। जबकि हमने अभी यहाँ पे पुट में जो इस्तेमाल किया वो वन्योपल नहीं थे, या वन्य में से, वन में से जो उपले मिल गए थे वो नहीं थे। हमने कौन से उपले इस्तेमाल किए थे? जो अ, गाय का पुरुष, उसका जो कुछ भी फीकल मैटर है उसको लेके अच्छे से बनाए गए थे। ये आर्टिफिशियल थे, मतलब कि गाय का पुरुष नेचुरली कलेक्ट कर लिया, छाण जो है नेचुरली कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद उसको शेप दिया है, छाणा, थापेला छाणा। तो उस तरह से हमें जैसा चाहिए वैसा साइज बनाया गया था, तो वो साइज बड़ा है, वन्योपल से बड़ा है। तो ये सभी उपल, उत्पल, गिरिंड, पिष्टक, छाण, छगण, करीश, ये सभी है तो एनिमल्स का फिकल मैटर, और कुछ नहीं है। ये सभी चीजें वही है, लेकिन उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि करीश होगा कहीं पे, है ना, तो करिश जो है वो जो छाण जो है उसका पाउडर होगा, या एकदम छोटे छोटे टुकड़े या पाउडर जैसा ऐसा मिलेगा। गिरिंड जो है, तो गिरिंड जो है वो एक बड़े बड़े पिंड मिलेंगे। तो वही चीज है, द्रव्य एक ही है, उसके शेप और साइज के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। और संस्कृत में ये सभी नाम हमें मिलते हैं कि उपल, उत्पल, गिरिंड, पिष्टक, छाण, छगण, करिश, ये सभी नाम मिलते हैं। और अलग अलग श्लोक में अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो हमें वहां पे समझना है कि कहाँ पे हमें छाण का उपयोग करना है, कहाँ पे गिरिंड का, कहाँ पे करिश का। जैसे कि छोटा पुट होगा ना, सबसे छोटा लावक पुट, हम देखेंगे यहाँ पे लिस्ट में आपको जो सबसे नीचे दिख रहा है लावक पुट, तो उस समय पे उपले रखने की जगह भी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटा पुट होता है। वहां पे हम एक उपला भी नहीं रख पाएंगे, एक छाना भी नहीं रख पाएंगे। तो सीधी सी बात है,
वहां पे हमें करीश का उपयोग करना है, वहां पे हमें छाण का जो पाउडर होता है उसका उपयोग करना है। तो इस तरह से वहां पे जो श्लोक में लिखा गया रहेगा तो उसका मतलब हम उस तरह से हमारे जो रस ग्रंथ है या रेफरेंस बुक है उसमें से समझ सकते हैं। आगे एक 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 पुट समझने की शुरुआत करेंगे आज से। तो सबसे पहले महापुट हमारे लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर है, महापुट। उसके बारे में डिटेल में आज जानेंगे और एक एक पुट के बारे में आगे जानते जाएंगे। तो सबसे पहले महापुट। अभी पुट का डायग्राम मैं हर बार नहीं डालता हूँ यहाँ पे, है ना, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी पुट का प्रैक्टिकल किया है, बहुत सारे पुट दिए हैं, तो आपको पता है पुट कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे थियोरेटिकली या थियोरी एग्जाम में आपको लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो खास याद रखिए। तो एक स्क्वायर पिट बनाना है। अब यहाँ पे तो क्या लिखा है, स्क्वायर पिट, पिट यानी कि गड्ढा बनाना है। तो असल में इसी तरह से पुट होता है, जमीन के अंदर गड्ढा बना के पुट दिया जाता है। लेकिन हमने हमारे कार्य की सरलता के लिए क्या किया है, जमीन के अंदर गड्ढे नहीं बनाए, लेकिन हमने उसको वहां पे फायर ब्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया है। तो स्क्वायर, लेकिन उसका साइज क्या है महापुट का, 2 हस्त बाय 2 हस्त बाय 2 हस्त, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, तो तीनों ही 2 2 हस्त प्रमाण में। तो ये जो 2 हस्त ऐसा लिखा हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 36 इंचीज होता है। 36 इंचीज यानी कि 3 फुट हुआ ना, 36 इंचीज यानी कि 3 फुट। तो हमारा ये जो महापुट है वो 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा, ऐसा महापुट बनाना है। तो ये जो माप है ये सब 3 3 फुट का माप है, ये अंदर के साइड का माप है। अगर आप फायर ब्रिक्स को लेके पुट बना लेते हैं तो उसकी अंदर की साइड का माप आपको लेना है, वो 3 3 फुट होगा। तो हमारा जो पुट है वो ये साइज का नहीं, इससे छोटा है, हमने इससे थोड़ा छोटा पुट बनाया है। फिर यहाँ पे हीटिंग मीन्स लिखा है कि फ्यूल के तौर पे क्या क्या हम कैसा कैसा इस्तेमाल करते हैं, गर्मी कैसे देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1500 काउडंग केक्स। तो अभी आप इस शब्द को या इस फ्रेज को अच्छे से याद रख लीजिए, काउडंग केक्स, है ना, वो खाने की केक नहीं है, वो काउडंग की केक है ना, वो उपले है या छाना है। तो यहाँ पे लिखा है 1500, लेकिन वो 1500 जो है वो हमारे वाले जो हम छाना यूज करते हैं वो वाले 1500 नहीं है, वो छोटे वाले वन्योपला है। श्लोक में लिखा है वन्योपला, यानी कि वन में से जो मिलते हैं वो वाले 1500 नंबर में छाना लेते हैं। तो आप सोच लीजिए 1500, हम तो कितने छाना लेते हैं यहाँ पे, 1500 नहीं लेते, 150 भी नहीं लेते, उससे भी कम लेते हैं। तो महापुट में जब 1500 लेने रहेंगे तो कितनी बड़ी साइज का पुट हो जाएगा। तो उसमें नीचे में 1000 जो है उपले रख देते हैं। मतलब कि पुट जो है, गड्ढा जो होता है पुट का, पुट की जो जगह होती है उसमें खाली जगह में नीचे में 1000 उपले रख देते हैं। बाद में शराव संपुट रखते हैं या मूसा रखते हैं, या जो भी हमारा पात्र है, चाहे वो मिट्टी का शराव संपुट है या फिर वो ज्यादा अग्नि सहन करने वाला मूसा है, इसमें अग्नि बहुत ज्यादा मिलेगा ना, तो हम मूसा भी यूज कर सकते हैं। और बाद में जो 500 उपले बाकी रह गए 1500 में से, तो वो ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से शराव संपुट के ऊपर 500 उपले इस तरह से रख देंगे। बाद में प्रोसीजर क्या है कि जैसे पैटर्न बताई उस तरह से उपले और शराव संपुट रख दिए, फिर ऊपर से हम उसको जला देते हैं। तो अभी हीटेड टिल और बर्न्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे है ना कि हीट मतलब कैसे देना है। हम कुछ कपड़े के लंबे लंबे टुकड़े लेते हैं, उसको तेल में भिगोते हैं, बाद में उसको गांठ लगा के तेल में भिगोने के बाद अच्छे से रख देते हैं 3 4 साइड अलग अलग, और फिर उसको जलाते हैं। और वो जलते जलते उपलों को भी जलाने लगते हैं। तो ये प्रोसीजर सारा आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो आपको पता है कि वो प्रोसीजर जलाने का, पुट को जलाने का प्रोसीजर करते कैसे है। बाद में वो सब जल जाएगा, राख हो जाएगा, उसको सेल्फ कूलिंग यानी कि स्वांग शीत होने देना है। आगे मूषा या सराव संपुट जब खुद से पूरा ठंडा हो जाए तो उसको निकालेंगे, और अंदर का मटेरियल जो है हम कलेक्ट कर लेंगे। और वो जो मटेरियल जो है उसका फिर आगे बस परीक्षा करके यूजेबल होगा तो यूज करेंगे, कच्चा होगा तो फिर से पुट देंगे और पकाएंगे। तो ये जो महापुट है, ये महापुट कौन कौन से द्रव्यों के लिए यूज में आता है वो यूज नीचे लिखा हुआ है। कौन कौन से द्रव्य ऐसे है जिसको महापुट में पकाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है वज्र,
वज्र यानी कि डायमंड, आप याद रखिए। अभी यहाँ पे इंद्र का वज्र याद मत करिए। ये वज्र, वज्र शब्द जो है वो डायमंड के लिए, हीरे के लिए है। तो डायमंड या हीरा जो है, उसकी अगर हमें भस्म बनानी है, हीरा बहुत ही कठिन द्रव्य है, आप सभी जानते हैं वो बहुत ही कठिन द्रव्य है। तो उसे बहुत ज्यादा अग्नि देनी पड़ेगी, अच्छे से पकाना पड़ेगा उसकी भस्म बनाने के लिए। तो वहां हमें महापुट देना पड़ेगा। उसी तरह से अभ्रक, लोह, उनके पुट देने के लिए भी हमें महापुट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सभी कठिन द्रव्य है। तो उसके लिए, अभ्रक के लिए, लोह के लिए, वज्र के लिए हमें महापुट देना चाहिए। आगे है गजपुट। तो अभी देखिए, प्रोसीजर जो है सेम रहेगी। यूज जो है वो अलग अलग आपको द्रव्य के नाम मिलते जाएंगे, साइज, शेप और उपलों की संख्या ये अलग अलग मिलते जाएंगे, बाकी की सब चीजें एक समान है। तो आप इस तरह से कोष्टक के फॉर्मेट में ही याद रखेंगे, तो आपको एग्जाम के लिए याद रखने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे महापुट में 2 हस्त की साइज थी यहाँ पे, है ना। गजपुट में एक नृप हस्त की साइज है। अभी ये नृप हस्त या फिर राजहस्त, राजा का हाथ, है ना, तो वो जो है नॉर्मल पीपल के हाथ के 1.25 गुना ऐसा होता है। आप सभी ने शायद संस्कृत में या कहीं तो बाहर भी पढ़ा होगा इस तरह से, कि जो एक बड़े कद काठी वाला लंबा चौड़ा ऐसा इंसान होता है, वही राजा बनने के लायक होता है, या राजा अक्सर ऐसा होता है। तो राजहस्त बोलते हैं उसको, राजा का हाथ। और संस्कृत में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि उसको संज्ञा देते हैं अजान बाहु, ऐसी संज्ञा देते हैं। अजान बाहु ये शब्द आपने सुना होगा, कि वो लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग होते हैं बाकी सभी लोगों से। वो बहुत ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, या फिर कुछ ऐसी प्रतिभा वाले होते हैं, तभी जाके वो राजा बनते हैं। कि हाथ जो है उनका हाथ, अगर वो सीधे खड़े रहे तो उनका हाथ उनके घुटनों तक पहुंच जाता है। हमारा, आप कोशिश करके देखिएगा, हमारा हाथ हमारे घुटनों तक इतना लंबा नहीं पहुंचता, घुटने से थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। लेकिन जो राजा होते हैं या जो इतने शक्तिशाली होते हैं, तो वो राजा का हाथ, या नृप यानी कि राजा, उसका हाथ लंबा होता है। तो उसी के वजह से संस्कृत में ऐसा शब्द आया है राजहस्त। और उसका प्रमाण भी बताया है कि जो राजहस्त है वो 1.25 हस्त के जितना होता है। नॉर्मल हस्त प्रमाण जो है उससे 1.25 गुना बड़ा होता है ये। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली 22.5 इंच ऐसा प्रमाण दिया गया है। फिर इसमें ये अप्रोक्सीमेटली है, तो यहाँ पे उतना लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाला हमें गड्ढा बनाना है या फिर ईंटों का स्ट्रक्चर बनाना है। तो 2 फुट से थोड़ा सा कम, 24 फुट, 24 इंच जो, सॉरी 24 फुट नहीं, 24 इंच, तो 24 इंच यानी कि 2 फुट हो जाते हैं। तो 2 फुट से थोड़ा सा कम, या समझ लीजिए 2.25 फुट। तो 2.25 फुट लंबा, चौड़ा और गहरा ऐसा गड्ढा बना लेते हैं, या फिर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और वहां पे काउडंग गेक्स की अरेंजमेंट यानी कि उपलों की अरेंजमेंट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे छोटे उपले, वन्य उपला की बात है। तो जो वन्य उपला है वो वहां पे 450, 375 उपले इन टोटल होते हैं। और उसके अंदर 250 उपले बेस में रखते हैं, और बाद में शरा संपुट या मूषा रख के ऊपर में और 125 उपले रख दिए जाते हैं। तो 450 उपले टोटल है, 250 उपले नीचे और 125 ऊपर है, 125 छाना ऊपर है। ये आप इस तरह से नंबर्स याद रखिए। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इसको रिपीट करेंगे, आप ज्यादा बार पढ़ेंगे, या इस तरह का जो चार्ट है, या इस तरह का जो टेबल है, आप उसको अच्छे से लिख के या फिर प्रिंट करके अपने रूम में लगा दीजिए, रोज रोज पढ़िए, तो ये याद रह जाएगा। और बाद में प्रोसीजर कंप्लीटली सेम है, कोई फर्क नहीं है। महापुट में जो प्रोसीजर हमने देखा, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, कि उपलों को अच्छे से अरेंज करके चला दो, स्वांशित होने दो, और बाहर निकाल के मटेरियल को देख लो वो अच्छे से भस्म बना है या नहीं। यूज, यूज तो देखिए महापुट में तो काफी सारे नंबर ऑफ उपले थे, 1500 थे। यहाँ पे उतने नहीं है, कम है। तो यहाँ पे अ, उससे थोड़े कम कठिन ऐसे वाले द्रव्य यहाँ पे भस्म बनाने के लिए यूज में लिए जा सकते हैं। जैसे कि अभ्रक, अभ्रक को हम गजपुट में या महापुट में भस्म बना सकते हैं। फिर वैक्रांत, माक्षिक, शंख शुक्ति वराटिका जैसे द्रव्यों को भी गजपुट में पुट दे सकते हैं।
लेकिन फर्क रहेगा। जैसे कि शंख शुक्ति वराटिका, ये सभी सुधा वर्ग के या कैल्शियम कार्बोनेट वाले द्रव्य है। इन सभी को अगर गजपुट में पुट देना है तो 2 फुट में या मैक्सिमम 3 फुट में इसमें इसकी भस्म, 3 गजपुट में इसकी भस्म बन जाएगी। जबकि अभ्रक वैक्रांत माक्षिक, इनको गजपुट देना है तो वो तो शंख शुक्ति वराटिका से बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो अभ्रक वैक्रांत माक्षिक को काफी सारे गजपुट देने पड़ेंगे, 10 फुट देने पड़ेंगे, 20 फुट देने पड़ेंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो गजपुट में भी इस तरह से हम अलग अलग द्रव्यों को लेके भी पाक कर सकते हैं, लेकिन पुट क्रम, पुट के जो नंबर है वो चेंज होंगे। तो हमने महापुट, गजपुट दो के बारे में देखा। आगे है गजपुट के बारे में एक थोड़ा रेफरेंस अलग है, तो वो देखेंगे। जैसे कि दो अलग अलग, तीन अलग अलग रेफरेंस हो जाएंगे। एक तो हमने ये देख लिया है ना, ये अभी जितने भी माप हम पढ़ रहे हैं, अभी सब माप हम पढ़ रहे हैं रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग है, हम उसी बुक को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और माप भी है। जैसे कि गवर्नमेंट की पब्लिश की गई एक बुक है, AFI आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, है ना। तो उसमें उन्होंने गजपुटों का माप 90 सेंटीमीटर दिया है, 90 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 57 सेंटीमीटर। तो उससे काफी बड़ा गजपुट इन्होंने बताया है। और महापुट जो है 91 सेंटीमीटर था, और गजपुट जो है 90 सेंटीमीटर, मतलब लगभग लगभग महापुट के जितना ही बड़ा गजपुट। ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की गई बुक है, उसमें ऐसा बताया गया है। और एक और रेफरेंस है, रस प्रकाश सुधाकर, है ना। तो ये रस रत्न समुच्चय से थोड़ी पहले की बुक है। लास्ट क्लास में इसके लेखक का नाम बताया था, अगर किसी को याद है तो चैट में बताइए। रस प्रकाश सुधाकर, ये जो सौराष्ट्र के जूनागढ़ के लेखक थे, ये मैंने बताया था ऐसा। तो इसके लेखक का नाम आप याद करिए और बताइए। तो उसमें पुट की साइज के बारे में नहीं, लेकिन पुट के उपलों के बारे में, उपलों की संख्या के बारे में थोड़ा अलग वर्णन मिलता है। कि रस प्रकाश सुधाकर क्या बोलते हैं कि, ओके सही, यशोधर भट्ट बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रकाश सुधाकर के लेखक है यशोधर भट्ट। तो उन्होंने ऐसा बताया कि गजपुट में 1,000 उपले रखे जाते हैं। रसरत्न समुच्चय ने 375 उपले बताए, लेकिन रस प्रकाश सुधाकर क्या बोलते हैं, 1,000 उपले रखे जाते हैं, नीचे 700 और ऊपर 300। शराब संपुट के नीचे 700 उपले, फिर शराब संपुट और ऊपर 300 उपले। तो ये एक आप अलग से रेफरेंस याद रखिए, क्योंकि गजपुट के बारे में इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि गजपुट में कितने उपले होते हैं, या फिर 2 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी काउडंग केक्स आर यूज्ड इन गजपुट। तो आपको लिखना है कि गजपुट में 375 उपले होते हैं, 250 नीचे और 125 ऊपर। लेकिन एज पर रस प्रकाश सुधाकर 1,000 उपले होते हैं, 700 नीचे और 300 ऊपर। तो इस तरह से हम दोनों ही ओपिनियन उपलों की संख्या के बारे में याद रखेंगे, और दोनों ही ओपिनियन पुट की साइज के बारे में याद रखेंगे कि वो वैसे तो 22.5 इंच या 57 सेंटीमीटर है, लेकिन AFI ने, गवर्नमेंट की जो बुक है, उन्होंने 90 सेंटीमीटर यानी कि काफी बड़ा गजपुट जो है वो बताया हुआ है। तो ये हुआ महापुट और गजपुट के बारे में। अभी ये दोनों जो महापुट और गजपुट थे, ये दोनों ही तीव्र अग्नि वाले पुट है। तो हम फिर से इसको याद रखेंगे कि ये इंटेंसिटी ऑफ हीट के मामले में अग्निपुट के दो बड़े बड़े पुटों के बारे में आज हमने सीखा, जो तीव्र अग्नि देते हैं, या फिर जो काफी लंबे समय तक, 4.5 घंटे या 3.5 घंटे, इतने लंबे समय तक जो चलते रहते हैं। ऐसे पुटों के बारे में आज हमने सीखा, महापुट के बारे में, गजपुट के बारे में। आगे है वाराह पुट। तो वाराह पुट के बारे में, कुक्कुट पुट के बारे में, कपोत पुट, लावक पुट, और फिर और भी कुछ पुट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी आप क्या करिए कि अब यहाँ तक जितना हमने सीखा है गजपुट तक, उतना रिवाइज जरूर कर लीजिए और अच्छे से याद रख लीजिए पुट के बारे में, क्योंकि बहुत बार अ, इस तरह से ही क्वेश्चन आ जाता है कि राइट इन डिटेल अबाउट पुट विथ स्पेशल रेफरेंस टू, या फिर खास करके इसमें महापुट के बारे में बताओ। तो पुट के बारे में आगे जितना कुछ भी है ये सब लिखना है, और बाद में सिर्फ एक महापुट के बारे में
या फिर जो भी स्पेसिफिकली पूछा है उसके बारे में लिखना है। जैसे अभी आपके सीनियर की एग्जाम में सेम ये क्वेश्चन था, पुट के बारे में ही, है ना। तो इस तरह से ये लगभग लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन होता ही है। तो आप एटलीस्ट गजे पुट तक रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये जो टेबल है, ये टेबल जो है आप खुद से लिख के या फिर इसी की प्रिंट लेके आप लगा दीजिए अपने रूम की दीवार पे, और रोज ही इसको पढ़िए तो आपको ये याद रह जाएंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़े कलर देने की कोशिश की है, आप चाहे तो इससे ज्यादा कलर दे दीजिए, तो जो है वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। आगे हम बारह फुट और दूसरे फुटों के बारे में पढ़ेंगे। और एग्जाम के जो पेपर थे, लगभग सभी सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है ना। पेपर्स, मुझे बहुत सारे पेपर्स मिले हैं। तो आज आज ही या मैक्सिमम कल तक मैं उनको अरेंज कर दूंगा और डिस्प्ले में रख दूंगा। और जिन जिन ने एग्जाम के पेपर नहीं भेजे, तो उनका क्या करना है वो देखेंगे आगे। कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ही सही, आज सुबह में भी एक या दो पेपर मिले हैं मुझे, तो ठीक है, लेकिन एग्जाम देनी कंपलसरी है। तो अभी जैसे सभी स्टूडेंट जो है अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए। और अभी ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू है, ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें शायद कुछ समझ में ना आता हो, ऐसा कुछ हो तो आप पूछते रहिए, बिल्कुल भी झिझक के बिना। आप यहाँ पे चैट में ही डायरेक्टली पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कैसे भी। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और बाद में उसको याद रखने के लिए थियोरेटिकली या थियोरी एग्जाम के लिए याद रखने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करिए। जैसे हमारी भस्म परीक्षा हमें नहीं पास होती, तो हमें और ज्यादा बार पुट देने होते हैं, तब जाके वो भस्म बनती है। उसी तरह से आपको और ज्यादा बार पढ़ना है, ज्यादा बार रिवीजन करना है, तब जाके आपको अच्छे से वो याद रह जाएगा। अगर आपने अटेंडेंस दी है तो आप लीव कर सकते हैं। और मे बी निदान का क्लास जो है नेक्स्ट होने वाला है, वो इसी लिंक पे हो जाएगा। तो ग्रुप में मैसेज आएगा आपको, मेरी तरफ से या तांबे सर की तरफ से।